वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यूपी पीसीएस के मेंस के लिए निबंध लेखन की हमारी सीरीज लगातार चल रही थी। उसमें कई सारे हमने हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में निबंध देखे हैं। अभी अंग्रेजी वाले कुछ कम निबंध आपने देखे होंगे, बाकी जो है वो भी आपको मिलेंगे। जितने आपको हिंदी में दिए जाएंगे उतने ही अंग्रेजी भाषा में भी, क्योंकि यहाँ दोनों भाषाओं में लिखने का विकल्प आपके पास होता है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस के मेंस के लिए निबंध यहाँ पर्याप्त मात्रा में करवा दिए जाएंगे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि क्या इसके लिए कोई बुक लेनी पड़ेगी। नहीं, आपको निबंध के लिए अगर किताब लेनी पड़े तो फिर हमारा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। ये जो हमने मॉडल इससे तैयार किए हैं, टॉपिक चुन चुन कर इसमें रखे हैं ताकि जो अति संभावित टॉपिक है सिर्फ उतने ही आप पढ़ें, तो इसका क्या फ़ायदा रह जाएगा। आप इसका भरपूर लाभ लीजिए ना। यहाँ जो मॉडल इससे आपको वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं, आपने भले ही पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, आप फ्री के वीडियो देखते हैं तो भी आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। यहाँ के जो मॉडल इससे हैं इसको ध्यान से देखिए, कैसे एक टॉपिक पर निबंध को आकार दिया जाता है वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। उसके बाद सेम टॉपिक, जैसे आप देख रहे हैं ना, जनसंख्या नियंत्रण की चुनौतियाँ। जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, वो तो ठीक है, लेकिन उसे कंट्रोल करने के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, मुसीबत कौन कौन सी है, ये हमें इसमें दिखाना है। तो इस तरह के कई सारे टॉपिक इस पर आपको खुद से लिखना है। एक बार देखिए कि यहाँ कैसे बताया गया है, उसके बाद अपने से लिखने की कोशिश करिए और दोनों को मिला कर देखिए। इससे आपका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। जो बाकी आप जीएस के पेपर की आंसर राइटिंग कर रहे हो उसको बेशक करते रहिए, वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ निबंध और हिंदी वाले जो पेपर हैं उनको भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व है। तो इसलिए सावधान रहिए और तैयारी को कतई ढीला नहीं करना है। चलिए देखते। तो जनसंख्या नियंत्रण की चुनौतियां जो है, इसमें प्रारूप आप बना लीजिए जैसा कि हर निबंध में हम करते हैं। और प्रारूप जो है वो फ्रंट पर नहीं होता है, यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है कि आपकी निगाह सहज ही इधर जाए। अगर कहीं पीछे बनाया गया होता तो आसानी से दिखता नहीं। इसको आपको रफ में बनाना होता है। रफ में बना के ऐसे काट दिया जाता है या क्रॉस कर दिया जाता है काम हो जाने के बाद। ठीक है, काम हो जाने से पहले मत काटिएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण क्या है, अब ये मत बताइएगा कि जनसंख्या क्या है। अगर जनगणना 2011 के बाद जो जनगणना 2021 होनी थी, जो कि नहीं हो पाई, अगर उसका डाटा आ गया होता तो वहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में मटेरियल यहाँ डालने के लिए मिल जाता, मसाला। लेकिन वो मसाला नहीं मिल पाया क्योंकि कोविड जो है वो खटाई डाल दिया है यहाँ पे सारे मामले में। मतलब जितने भी काम इस तरह के थे, सर्वे वाले काम थे, वो ठप पड़े हुए हैं, उनमें बाधा बार बार पहुँच रही है। तो जनगणना लेट है, 10 साल के अंतराल पर होती है, लेकिन इस बार लेट है। ठीक, तो उसका डाटा हम बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। 2011 का जो डाटा है वो इतना पुराना हो चुका है कि 10 साल में तो बहुत कुछ बदल सकता है। 10 साल में एक बच्चा जो है वो पैदा होकर बड़ा हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप जो पिछला डाटा है उसमें से बहुत ज़्यादा संदर्भ नहीं उठा सकते। तो शुरू कैसे करेंगे? शुरू आप दुनिया से करिए। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के मामले में जो आप डिफिनीशन देंगे उसमें दुनिया से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके एक पैराग्राफ के अंदर ही भारत पर आ जाइए। मूल चर्चा हमें भारत पर ही करनी है और आसपास के जो पड़ोसी है उससे भारत की तुलना कर देनी है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रारूप हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण क्या है, ये पहली चीज़ आप देखिएगा। जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, ये भी देखने की ज़रूरत है। भाई क्यों ज़रूरत पड़ी, जनसंख्या को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है। और उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण में समस्या क्या है, परिणाम इसका क्या हो सकता है अगर हमने नियंत्रित नहीं किया, और निष्कर्ष क्या हो सकता है। मतलब अपनी ओर से कुछ समाधान दीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब से ज़्यादा है। अब डाटा अगर आपको कन्फर्म ना हो तो मत लिखिएगा। कहा जाता है कि फैक्चुअल डाटा यूज़ करिए। आंकड़े जितने ज़्यादा आप देंगे उतनी ज़्यादा आपकी बात जो है वो ठोस प्रामाणिक लगेगी। लेकिन अगर आंकड़े ही आपको सही ढंग से मालूम नहीं है, मान लीजिए हर चीज़ याद नहीं रहती है, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको छोड़ दीजिए। मतलब उसे सिर्फ शब्दों में लिखिए, अंकों में मत लिखिए। अंक वाले जो आंकड़े होते हैं ना उनको मत लिखिए, क्योंकि गलत लिखने पर नंबर भी कट सकता है। फिलहाल 7 अरब से ज़्यादा है। अकेले भारत की जनसंख्या 1.25 अरब से अधिक है। 125 करोड़ देशवासी, यह आपने बहुत बार भाषण में सुना होगा। तो जनसंख्या का एक मोटा जो रफ अंदाजा है वो यहीं से हो जाता है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले नंबर पर कौन है वो आप जानते ही हैं। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी और अब 4 गुना बढ़ गई है। अब सोच लीजिए आप खुद। आज़ादी के बाद संसाधन जो बढ़े हैं उनमें उतनी रफ्तार नहीं है, लेकिन आबादी देखिए, लोगों को आबादी बढ़ाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है और इस वजह से ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब देखिए, परिवार नियोजन के कमज़ोर तरीकों, अशिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, अंधविश्वास, विकासात्मक असंतुलन, इसके चलते आबादी तेज़ गति से बढ़ी है। तो जो एशियन कंट्रीज़ होती हैं, मतलब जितनी भी एशियाई देश हैं, वहाँ ये दिक्कतें हैं, आबादी की समस्या। लेकिन भारत उसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर हो गया है। चीन भले ही पहले नंबर पर है, लेकिन बहुत जल्दी वो पीछे हो जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। तो खराब स्थिति हमारी ही है, चीन ने तो कंट्रोल कर लिया है।
तो अब यहाँ अगर आप देखें तो संभावना ये है कि 2050 तक हम 1.6 अरब पे पहुँच जाएंगे। और फिलहाल भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व की करीब 17.8% है। और क्षेत्रफल कितना है? 5% भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा क्षेत्रफल है जितना कि हम पूरी दुनिया का कवर करते हैं, ठीक है। जबकि भारत का क्षेत्रफल अब देख लीजिए यहाँ पे 5% भी नहीं है। 5% भी होता तो कुछ हद तक गनीमत रहती। 2.5% है और उसमें भी 4% जल संसाधन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आबादी को खिलाने पिलाने और रहने के लिए जो आवास और भोजन आदि चाहिए होगा वो कहाँ से आएगा। जबकि जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और अनुमान है कि 2025 तक हम आगे निकल जाएंगे, सर्वाधिक जनसंख्या हमारे पास ही होगी और इसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि जो लोग पैदा हो गए हैं वो तो रहेंगे ही। अब इसके बाद देखिए, जो कि एक अत्यंत गंभीर समस्या है, चीन की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है तो चीन के पास संसाधन भी ज़्यादा है। ये हम भले ही कह लें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़ी मजबूत है, लेकिन चीन की जो इकोनॉमी है वो सच में मजबूत है। मतलब उसके पास एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, ठीक, ताकतवर देश है चीन। भले ही हमारा नालायक पड़ोसी है लेकिन उसके बावजूद ताकतवर है। तो उसकी ताकत के बारे में हमें सही अंदाजा तो होना ही चाहिए। तो वो अपनी जितनी आबादी उसके पास है उसे खिला पिला सकता है ठीक ढंग से, इतना उसके पास है और उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। उसे जब लगा कि यहाँ से अब नियंत्रित करने की ज़रूरत है, नहीं तो विस्फोटक स्थिति आ सकती है, तो उसने तुरंत कड़ाई से कंट्रोल किया। अपने देश में वो स्थिति नहीं है। अब इसके बाद आप देखें कुछ बातें और कही गई हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ये सब हमने देख लिया है। यहाँ नीचे वाला संसाधन के मामले में भारत चीन से पीछे है और चीन की जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब चीन के पास क्षेत्रफल भी तो ज़्यादा है, जो विस्तार है, जमीन का एरिया है वो भी ज़्यादा है, तो इसीलिए जो जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ कम है। तो आबादी भले ज़्यादा रहे लेकिन जब रहने के लिए ज़मीन ज़्यादा रहेगी तो वो आबादी उतनी अधिक लगेगी नहीं और उसे जीवित रहने के लिए संसाधन भी मिल जाएंगे। लेकिन अपने देश में क्या है, जनसंख्या घनत्व 367 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये पुराना डाटा है। नया वाला क्या है वो जब आएगा तो पता लगेगा। इसके बाद आप देखें, अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की बढ़ती जनसंख्या कितनी ज़्यादा विस्फोटक हो सकती है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ सिर्फ इंसान ही इंसान रहेंगे और उसके बाद तब इंसान भी मरना शुरू होंगे अगर आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो। प्रतिवर्ष विश्व की आबादी 8 करोड़ बढ़ रही है और इसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, विस्थापन और रोजगार हेतु पलायन भी विश्व के समक्ष एक बड़ी समस्या है। मतलब जीने खाने का साधन तो चाहिए। सब लोग जमीन से अनाज उपजाकर सिर्फ किसानी करके नहीं जीवित रह सकते। कितने लोग इसमें जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो इसके लिए फिर उन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार तलाशने के लिए वो अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं ना कहीं प्रवास करते हैं। ऐसे बड़े बड़े शहरों में, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास करते हैं जहाँ से उन्हें काम मिल सके। तो वहाँ पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी होती है और तब जिन्हें जो योग्य वहाँ के युवा हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की बहुत अनेकों समस्या है, उसको आप डाल लीजिए। इसके बाद आप देखें, और सिर्फ दूसरा शहर ही नहीं बल्कि दूसरे देश की भी शरण लेते हैं, ये भी बात है। जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाना किसी भी सरकार के लिए सरल नहीं है, ठीक है, सरल नहीं है। काबू पाना का मतलब ये है कि एकदम से नियंत्रित कर देना, ये संभव ही नहीं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक नियंत्रित करना ये संभव है, बेशक कड़ाई से अगर नीतियाँ बनाई जाए तो। अब इसमें ये बताया गया है कि हमारी जनसंख्या 1947 में लगभग 33 करोड़ थी। 17.8% की वृद्धि दर के साथ हम 130 करोड़ के समक्ष पहुँच गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा भारत, चीन और कुछ एशियाई देशों में रहता है। तो एशियन कंट्रीज़ जो है वो जनसंख्या बढ़ाने के मामले में थोड़ा नंबर 1 रहती हैं। उच्च जन्म दर और बेहतर सफाई स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते घट रही मृत्यु दर। मतलब हुआ ये है कि जो जन्म दर है उसमें कतई कमी नहीं आई, लोग बच्चे पैदा करने में बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो भी पहले से बेहतर हुई हैं। पहले तो महामारी आती थी, हैजा का प्रकोप फैलता था, आधी आबादी साफ। आपने कलकत्ता में महामारी का प्रकोप सुना होगा, महामारी फैली थी, प्लेग फैल गया था। तो उसकी स्थिति थी, लोग गिर गिर कर मर रहे थे, मतलब कोई पूछने वाला नहीं था, लाशों को उठाने वाले लोग नहीं बचे थे। तो ये जो हैजा और प्लेग फैलता था पहले के समय में, और हाँ चेचक भी, जो बड़ी माता कही जाती है वो चेचक, उसका प्रकोप जब एक बार लहर दौड़ती थी तो सुबह शाम में एक एक परिवार साफ हो जाते थे, ऐसे लोग मरते थे। तो अब इन सब के टीके आ गए हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, कोई मर नहीं रहा है, सब अस्पताल में जाके इलाज कराते हैं, 10 दिन बाद ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में मरने की जो दर है वो कम हो गई है, पैदा होने की दर बेशुमार है, पैदा कर रहे हैं एकदम थोक के भाव और मर नहीं रहे हैं। तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि जनसंख्या कितनी तेज बढ़ेगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि देश के नागरिकों को मर जाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि इसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने मृत्यु दर को कंट्रोल किया है वैसे ही बर्थ रेट जो है, जन्म दर, उसको भी नियंत्रित करने की ज़रूरत है, ठीक, ये बात। अब इसके बाद आप आगे देखें इसमें क्या चीज़ें, जो मृत्यु दर में कमी है, उसके बाद निर्धनता है। निर्धनता तो रहेगी ही, जब आवश्यकता बढ़ेगी और उसके हिसाब से पैसा नहीं रहेगा तो फिर पैसे का अभाव रहेगा।
और संयुक्त परिवार, बाल विवाह, कृषि निर्भरता, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास, अशिक्षा, तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती है। सबसे ज़्यादा अशिक्षा है और अशिक्षा के बाद दूसरा है अंधविश्वास। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आबादी अपने देश में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। भारतीय लोग संतानोत्पत्ति को ईश्वर की देन मानते हैं कि जितने बच्चे पैदा हो बस गॉड गिफ्टेड है, बहुत अच्छा। और कृत्रिम उपायों से गर्भ निरोध को पाप समझते हैं। हमारी आबादी में अब प्रतिदिन 50,000 की वृद्धि होती है और इतनी जनसंख्या को भोजन मुहैया कराना ये अपने आप में खुद चैलेंजिंग, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के दो मूल कारण हैं, गरीबी और अशिक्षा। बढ़ती जनसंख्या का असली कारण क्या है? अशिक्षा और अंधविश्वास। गरीबी उसमें कहीं भी नहीं है। एक गरीब भी बुद्धिमान हो सकता है और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन्हें सोच सकता है, बशर्ते कि उसके पास जो समझ है वो सही तरीके की हो, अंधविश्वासी वो ना हो, ठीक है। बढ़ती आबादी से बेरोजगारी तो पैदा होती ही है, साथ में सामाजिक आर्थिक समस्याएं खड़ी होती हैं, तो जाहिर सी बात है, इस पर आप लिख ही सकते हैं। भारत के सामने अनेक समस्याएं चुनौती बनकर खड़ी हैं और जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। मतलब जितनी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आकर इस बड़ी समस्या से लिंक हो जाती हैं। कहीं भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि उसके पीछे जिम्मेदार है। पर्वत जो है वो कटते जा रहे हैं, वहाँ अवैध खनन हो रहा है, पर्वतों को काट कर उस पर सड़क बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? ट्रैफिक कैसे गुजरेगा? और ट्रैफिक आया कहाँ से? ये इंसान ही ले आया है। मतलब हर इंसान को गाड़ी चाहिए और इंसानों की कमी नहीं है, तो सड़क पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो सड़क जो है वो चौड़ी की जा रही है, फैलाई जा रही है, पर्वतों को काट काट कर सुरंग और सड़क बनाई जा रही है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो रोज़ नष्ट हो रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में बेहिसाब, ठीक। तो ये एक समस्या। और उसके बाद फिर जितने भी खाद्यान्न और संसाधन है वो घटेंगे। जब आबादी बढ़ेगी तो उसे खाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे और जो पूरा हमारा फूड चेन है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, 125 करोड़ देशवासी हैं, मतलब यहाँ अरब में आंकड़ा दिया हुआ है। उनके पास धरती या जो खनिज साधन है वो उतने ही है जितने कि 50 साल पहले थे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भारत के अंदर जो दफन खनिज है या जो जितने भी जल संसाधन या कुछ भी है उसमें वृद्धि हो रही है। आबादी बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के अंदर जो स्टोर खजाना रखा हुआ है जिसके सहारे हम जी रहे हैं वो थोड़े ही बढ़ रहा है, वो तो लगातार घट रहा है। तो उसमें कमी आती जा रही है और हम बढ़ते जा रहे हैं, ये समस्या है। अब इसके बाद इसका असर क्या होगा? निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चिकित्सा सुविधा जो है और शिक्षा, इससे लोग वंचित रह जाएंगे जब बहुत ज़्यादा आबादी हो जाएगी। और 1.25 अरब जनसंख्या जो है उसमें करीब 50 करोड़ से अधिक व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं और 32 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला, ये सिर्फ कार्ड के आधार पे, जो राशन कार्ड है उसके आधार पे लाया हुआ डाटा है। असली डाटा इससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा ऊंचा आंकड़ा है। हालत जो है वो सोचनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये खाद्य और कृषि संगठन का जो डाटा है उसके हिसाब से भारत में 23 करोड़ 10 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं और आज भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। जबकि खाद्यान्न में बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है, काफ़ी लोग भुखमरी झेल रहे हैं। जिस स्तर से जनसंख्या बढ़ रही है उसे रोकना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। और विश्व में सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का आधिकारिक प्रयास भारत के द्वारा किया गया, लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद हम अपना घोषित लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके और हमारी ही आबादी सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार में बढ़ती रही। वजह क्या है? नीतियाँ लागू तो की जाती हैं लेकिन उसमें कड़ाई नहीं की जाती। बिना जाति धर्म का भेदभाव किए, जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं, एक नीति हर व्यक्ति पर लागू होनी चाहिए, तब जाकर जो जनसंख्या है वो नियंत्रित होगी। यही एकमात्र समाधान है। किसी को भी कड़वा लगे, लगता रहे, लेकिन यही असलियत है और विकास अगर हमें करना है तो इसको करना पड़ेगा। देर सवेर ही सही, देश यही करेगा, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में जनसंख्या वृद्धि रोकने का जो प्रयास किया गया था, इसको आप चाहें तो शुरू में भी लिख सकते हैं। ये डाटा जो है इसको डाल सकते हैं शुरू में। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इसके साथ कुछ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ दंपत्ति संरक्षण दर जो है वो 52 से लेकर 62% है। और दंपत्ति परिवार नियोजन की जो विधियां हैं उसको नहीं अपनाएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। और जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ कम आयु में विवाह कर दिया जाता है, तो उसी आयु से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सक्रिय हो जाती है, फिर वो लगातार पैदा ही करते रहते हैं और उन्हें ज़्यादा समय मिलता है, ठीक है। मतलब उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने का टाइम मिलता है, ये बात है। तो ये कम आयु में विवाह करने का ये भी नुकसान है। उसके बदले में खामियाजा क्या होता है? खराब स्वास्थ्य। माता का जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है, निश्चित रूप से खराब होगा। अभी शरीर का विकास उसका खुद का होना था और उसने दूसरा शरीर बनाना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। और पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती बनकर सामने आई। तो चुनौती तो है ही है, हर देश के सामने है, लेकिन भारत और इस तरह के जो एशियाई देश हैं उनके सामने और ज़्यादा है। हमारी सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देश जो है वो दुष्परिणाम भोग रहा है और बेरोजगारी इसके साथ विकराल समस्या बढ़ती जा रही है, मतलब बनती जा रही है। कृषि योग्य जो भूमि है उसको उजाड़ कर या बेच कर उस पर मकान बन रहे हैं,
जहाँ पर अनाज पैदा होना चाहिए था खिलाने के लिए इतनी बड़ी जमात को, तो वहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला और 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। जो जंगल है उनको काट के और जो पेड़ लगाए जाते हैं वन विभाग ही रोकता है, वन विभाग रोकता है। उसके बाद सरकार का जो राजमार्ग परिवहन संस्थान है वो कटवा देता है उसको, मतलब वो आके कटवाता है और वहाँ पे झंडे गाड़ के फिर जीटी रोड चौड़ी होने लगती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हर जगह हो रही हैं, अपने देश में हर जगह हो रही है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों को हम उजाड़ते जा रहे हैं, वन्य जीवों को मार मार कर खाते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका जब आवास ही नष्ट हो रहा है, पेड़ काटेंगे आप तो जो चिड़िया हैं वो कहाँ से बचेंगी। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब सब कुछ हम लोग तबाह करके सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, और आबादी अगर और बढ़ी तो और गंभीर समस्या होगी। ठीक, यदि जनसंख्या विस्फोट यूं ही रहा तो बहुत से लोगों के समक्ष जीने का संकट पैदा हो जाएगा, जिंदा रहने की जो प्रश्न है वो बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ तक आपने लिखा, इसमें सुझाव भी देना चाहिए था, नीचे कुछ पॉइंट्स लिखने चाहिए थे जो कि सुझाव होते और वहीं से आपका उपसंहार होता। तो यहाँ पर आप सुझाव वही दे सकते थे कि मतलब बिना कोई भेदभाव किए, बिना किसी वोट बैंक की राजनीति किए, बिना कोई जाति, बिना कोई धर्म और बिना कोई जो आर्थिक स्थिति है उसको नापे, एक समान जो जनसंख्या नीति है वो हर व्यक्ति पर, हर भारतवासी पर लागू करनी चाहिए। तभी जाकर जो जनसंख्या का विस्फोटक रूप दिखाई दे रहा है इससे निजात मिल सकती है। ठीक है, चीन ने ये कंट्रोल किया है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन चीन ने क्या किया, बिना भेदभाव किए अपनी पॉलिसी को लागू किया। भारत को भी वही करना पड़ेगा। यहाँ के नेता जो है वो वोट बैंक की राजनीति में इतने फंसे रहते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो कड़े फैसले ले सके। लेकिन अब कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो ये सब सुझाव आपको देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक हमने इस हिस्से को कंप्लीट किया है। ऐसे कई सारे निबंध आपको मिलते रहेंगे। जमकर लिखने का अभ्यास करिए ताकि आपकी तरफ से कोई कमी न रहे।